अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल तेरा खुमार की एपिसोड 9 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। फरदान और राहिमा घर आ गए थे, जबकि नरमीन और कबीर भी कल सुबह हवेली आ जाते। राहिमा गाड़ी से बाहर निकली और खामोशी से कदम अंदर रखने लगी। पीछे फरदान को भी होंठों पर उंगली रखते खामोश रहने का इशारा दिया, जिस पर वो मुस्कुराता नफ़ी में सर हिला गया। उसकी वाली वाकई पागल थी। सामने देखा जहाँ सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खानज़ादा हवेली के वासियों, राहिमा खानज़ादा तशरीफ़ ला चुकी हैं। सब उठें और हमसे आकर मिले। वो ज़ोर से ऐलान करते अंदाज में बोलती फरदान और बाकी सबको कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। सब खुश होते उठ खड़े हुए थे और उससे मिलने लगे, जो वाकई घर की रौनक थी। सबसे मिलने के बाद वो ऊपर आती फ्रेश होने चली गई थी, जबकि अब टारगेट इसा और रहमा को आगाह करना था। नरमीन का तो वो जानती थी वो सुबह आ रही है, लेकिन इसरा जो शादी के बाद से वाकई पराई हो चुकी थी, मिलने ही नहीं आती थी। मुंह बनाती वो उसे कॉल मिला गई। अस्सलाम वालेकुम, इसरा ने कॉल उठाते मुस्कुराते सलाम किया। हाँ हाँ वालेकुम अस्सलाम, कुछ होश और फिक्र भी है या नहीं? तुम्हारी बहनें वापस आ गई हैं, उनसे आकर मिल लो। जाते वक्त भी तुमने अपनी ये देखी हुई शक्ल नहीं दिखाई थी और अभी भी ईद का चांद बनी हुई हो। उसकी बातें सुनती इसरा मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप आ गई, कैसी हैं? और फरदान लाला कैसे हैं? इसरा सवाल करती सबको याद करने लगी, जिनसे अब तक ना मिली थी। उसे बहुत याद आ रही थी सबकी, लेकिन ज़रग़ाम से कहकर वो उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब्र का घूंट पीते खामोश थी। हम सब ठीक हैं, तुम्हारे लाला भी ठीक हैं, बस कल नरमीन आपू आ रही हैं। कल का दिन हमारे साथ गुजारोगी तुम, और रुकने आना है तुम्हें, इसलिए जल्दी से आ जाना। राहिमा ने हुक्म जारी किया तो वो परेशान हुई। हाँ हम कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करोगी? लाजमी आना है, वरना हमें भूल जाना। राहिमा गुस्से से कहती फ़ोन बंद कर गई, जबकि इसरा बेबस सी बिस्तर पर जा बैठी। ज़रग़ाम कमरे में आया तो वो उदास और परेशान बैठी थी। उसकी उदास शक्ल ज़रग़ाम को बर्दाश्त ना हुई। कोट उतारते उसने कमीज़ की आस्तीन फोल्ड की। जब इसरा चौंकती उठी, आप आ गए, हम आपके लिए पानी लाते हैं। वो जल्दी से खड़ी होती बाहर की तरफ जाने लगी, जब ज़रग़ाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और साइड टेबल पर रखे जग की तरफ इशारा किया, जो उसकी बात समझते शर्मिंदा होती पानी निकालते उसे गिलास थमा गई। ज़रग़ाम बिस्तर पर बैठा ग्लास मुंह से लगा चुका था, जबकि नज़रें उसी के वजूद पर थीं, जो ऑफ वाइट कलर के शर्ट ट्राउज़र पहने, उसके साथ रेड दुपट्टा पहने, बाल खुले रखे, बिना मेकअप उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। कि ज़रग़ाम ने ग्लास उसे थमाते उसे पास आने का इशारा किया। वो झिझकती उसके हिसार में आ बैठी। क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? ज़रग़ाम की आवाज़ सुनते इसरा नम आंखें उठाती उसे देखने लगी, जिस पर ज़रग़ाम का दिल डूब कर उभरा, लेकिन चेहरे से जाहिर ना होने दिया, जो कि संजीदा स्पाट था। इसरा ने नफ़ी में सर हिलाया और उसके सीने से सर टिका गई। ज़रग़ाम ने माथे पर बल डाले सर झुकाते उसके सर को देखा। उसे यूं उदास वो अच्छी नहीं लग रही थी, वो परेशान हो रहा था। गहरी सांस भरते उसने अपने सीने से उसका सर उठाया और एक हाथ उसके सीधे गाल पर टिकाया और उसे सहलाने लगा। बताओ क्या हुआ, क्यों उदास हो इतनी? गाल सहलाते नज़रें भी उसके भरे भरे सुर्ख गाल पर जमी थीं, जैसे बहुत हसीन चीज़ देख रहा हो, जबकि लहजा बेतहाशा नर्म था। कि इसरा की हिम्मत बंधी, वो हमें मोरे की याद आ रही है। उसकी बात सुनते ज़रग़ाम ने नज़र उसके गाल से उसकी आंखों में जमाई और इस एक नज़र से इसरा घबराती पलकें झुका गई। आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी। वो घबराने लगी थी ज़रग़ाम की खामोशी से, जो कब से सिर्फ उसे देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। आपके लिए खाना, उसका जुमला अधूरा ही रह गया जब ज़रग़ाम ने उसकी बात काटी। कल चलेंगे, मेरे साथ जाओगी और मेरे साथ ही घर वापस आओगी। उसकी बात सुनते इसरा खामोश हो गई थी। रुकने का वो क्या बोलती, वो बस जाने को ही राज़ी हो गया था। इसरा के लिए यही बहुत था। वो खुशी से उसके सीने से ज़ोर से लगती उसे हक कर गई थी। आप बहुत अच्छे हैं ज़र, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। उसके अल्फाज और उसका अंदाज़ देखते ज़रग़ाम ने ज़ब्त से आंखें बंद करते खोली थीं। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी मुझे अच्छा समझने की है, बारबी डोल, क्योंकि ज़रग़ाम खानज़ादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो उसके कान में सरगोशी करते उसे एक झटके से बिस्तर पर गिराता, हड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जिस पर वो तंज़िया मुस्कुराया। इतना बड़ा फेवर दिया है तुम्हें, उसके बदले मेरा भी कोई इनाम बनता है। लेकिन हम आपके लिए खाना, मुझे खाने की भूख नहीं है। वो उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अपनी बात करता लैंप ऑफ कर गया। कबीर और नरमीन आज सुबह ही हवेली आ गए थे। सबसे मिलने के बाद और फ्लाइट के बाद वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आराम की खातिर रूम में दाखिल हुए थे। फ्रेश होने के बाद कबीर शर्टलेस बिस्तर पर लेट गया था, जबकि नरमीन अलमारी में कपड़े रखने लगी। थकन हो गई है और आपने आते ही काम जानम अरे शुरू कर दिया। कबीर ने बिस्तर पर लेटे नरमीन की तरफ करवट लेते एक हाथ की मुट्ठी बनाते सर के नीचे टिकाई और बोला, तो नरमीन ने पलटकर उसे देखा, जो शर्टलेस था, तो लाल चेहरा
वापस अलमारी की तरफ मोड़ गई, जिस पर कबीर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हम बस ये कपड़े रखते हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं। वो बिना पलटे बोली। जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, कबीर ने कहा। नज़रों का मरकज़ भी वही थी जो अब उसे ही देख रही नहीं थी। बस थोड़े से कपड़े रह गए, उसके बाद वो बिना पलटे ही कपड़े रखने लगी, जबकि कबीर बेचैन हो रहा था। फिलहाल इसे काम करते देख इसीलिए बार बार उसे तंग कर रहा था। जानम, अगर 2 सेकंड से पहले तुम फ्रेश होने ना गई तो मैं वहाँ आ जाऊँगा और मेरा वहाँ आना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। आंखों में शोखी थी लेकिन बज़ाहिर उसने संजीदा लहजे में कहा तो नरमीन फ़ौरन पलटी और कपड़े छोड़ते कबीर को गुस्से से घूरते वॉशरूम में जा बंद हुई। कबीर हंसता हुआ सीधा लेटा। थकन तो वाकई हो गई थी और अपने घर का सुकून और कहाँ मैसर आता है। ब्लैक शलवार कमीज़ पहनते वो बाहर आई, जबकि दुपट्टा बिस्तर पर ही था। नरमीन की नज़र कबीर पर पड़ी जो उसका दुपट्टा अपने चेहरे पर डाले उसकी खुशबू में मदहोश आंखें बंद किए लेटा था, जिसे देख नरमीन मुस्कुराई और उसके करीब आते देखा जो गहरी नींद में था। और अब शायद वो मुस्कुराते दुपट्टा उसके चेहरे से हटाने लगी जो कबीर की मुट्ठी में था। वो उसे वैसे ही छोड़ते कबीर के माथे पर से बाल हटाती वहाँ लब रख गई थी, जिसे महसूस करते कबीर ने आंखें खोली। नरमीन झिझकती सरहद से पीछे होने लगी जब कबीर ने उसके हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचा। मेरे जागने पर मुझे देखती भी नहीं हो, और जब मैं सो जाता हूँ तो उसकी भारी आवाज़ जो कुछ नींद की खुमारी थी और कुछ उसकी मोहब्बत का खुमार। बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब नरमीन ने उसके मुंह पर हाथ रखा। हम तो बस वो आपके बाल आपको तंग कर रहे थे, हम पीछे कर रहे थे, वो मिनमिनाते हुए कहने लगी तो कबीर की आंखें मुस्कुराईं। अपने होंठों से उसका हाथ हटाते वो उसकी हथेली पर अपने लब रख गया। और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा तो नरमीन नज़रें नीचे किए, कुछ शर्मिंदगी से तो कुछ शर्माते हुए गुलाबी होने लगी। मेरी ज़िंदगी, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ये तुम्हारा हक है, और इस हक को जताने के बाद आइंदा कभी शर्मिंदा मत होना। हाँ, अगर तुम शर्माओगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें मज़ीद शर्माने पर मजबूर कर दूँगा। वो उसे अपने करीब खींचते उसे अपने हिसार में ले गया था, जबकि नरमीन भी मुस्कुराती हुई शर्माते हुए उसके सीने पर सर रख गई थी। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे सुकून देने लगा, जबकि नर्म उंगलियां महसूस करती और इतना आरामदेह हिसार। नरमीन थोड़ी देर में ही नींद की वादियों में उतर गई थी। कबीर की मुस्कुराहट सिमटी और सोचों का तसलसल इसरा से जुड़ा, जिसे वहां रहते हुए भी उसने कई बार कॉल की थी लेकिन उसने रिसीव नहीं की थी, जबकि नरमीन से उसकी खैरियत की खबर वो ले चुका था, जिस पर उसने बताया था कि वो कबीर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन कबीर फिर भी मुतमईन नहीं था और अब कल ही वो उसके घर जाकर उसे मिलने का इरादा रखता था। इस सोच से बालातर कि कल तो उसकी ज़िंदगी में तूफान जैसा समा होने वाला है। इसरा शीशे के सामने खड़ी बाल सुलझाती किसी गहरी सोच में गुम थी, क्योंकि ज़रगाम इस बात से अनजान था कि नरमीन और कबीर आ चुके हैं, और वो अच्छी तरह जानती थी कि इन दोनों की घर में गैर मौजूदगी का सोचते ही ज़रगाम उसे वहाँ लेकर जा रहा है, वरना शायद वो ना खुद जाता ना उसे जाने देता। लेकिन अब वो इस मंजर से डर रही थी, जब वो फिर नरमीन को देखता और उसकी यादें ताज़ा होती, या फिर वो कबीर को देखता और उसका गुस्सा ऊद आता। वो मज़ीद कोई बदगुमानियाँ नहीं चाहती थी और ये भी नहीं जानती थी कि कैसे ये सब सुलझाए। ज़रगाम ने पीछे से आते उसे हिसार में कैद किया तो वह अचानक डरती हुई आईने में उसे देखने लगी। इतना सहमी हुई क्यों हो? ज़रगाम ने उसे देखते हुए सुकून से पूछा, और उसकी गर्दन में मुंह देते वो उसकी महक खुद में उतारने लगा, जिसका वो एडिक्ट हो चुका था। अब अपने बालों में उसकी सरसराहट महसूस करते इसरा की पलकें कपकपाई थी। वो उसके हिसार में पलटी और उसकी भूरी आंखों में देखने लगी, और उसके गिर्द हाथ बांधती वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई, जबकि ज़रगाम उसकी खामोशी महसूस कर सकता था। उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधता वो उसे मज़ीद करीब कर गया। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ज़र, बहुत ज़्यादा, इतनी कि जब आप पास नहीं होते तो ये सांसें भी मुश्किल से आती हैं। ऐसा लगता है कि जीने के लिए अब सांसों से ज़्यादा आप ज़रूरी हैं। वो आंखें बंद किए उससे हर बार की तरह बिला झिझक अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, जिस पर ज़रगाम सरशार होते तंजिया मुस्कुराहट सजाता मज़ीद उसे खुद में भेज गया। इसरा का उससे दिल खोलकर इजहार करना ज़रगाम खानज़ादा को शायद सबसे ज़्यादा पसंद था। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता बारबी डोल, वो मुस्कुराते जानबूझकर उसका मासूम दिल को चलता था। इसरा पीछे होती उसकी आंखों में देखने लगी और देखते देखते आंखों में आंसू जमा होने लगे, जबकि बाहों के हिसार यूं ही गर्दन में सजा था। क्यों हमेशा हमारी जान निकाल देते हैं? ये कहकर हम जानते हैं, क्या ये काफ़ी नहीं आपके लिए? मत तड़पाया करें हमें। ज़रगाम ने उसके चेहरे से लटें संवारते कान के पीछे की और उसकी आंसुओं से भरी नम आंखें देखीं। मुझे पसंद है तुम्हारा मेरे लिए तड़पना इसरा ज़रगाम खानज़ादा, ये आंसुओं से भरी आंखें जो मेरे लिए हैं, ये तुम्हारी नन्ही सी जान अपनी मुट्ठी में कैद करना, ये सब पसंद है मुझे। वो उसके एक एक नक्श को गौर से देखता मसरूर होते बोला, और उसकी नाक पर सजे तिल पर लब रखे तो इसरा की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। क्या आप हमारी मोहब्बत की खातिर सब भुला नहीं सकते? हमसे मोहब्बत नहीं कर सकते?
इसरा के मुंह से निकला ही था कि जरगाम ने पीछे से उसके बाल मुट्ठी में कैद किए और सारा शहर आलूद माहौल गारत करते वो बेदर्दी पर उतर आया था। नहीं भूल सकता समझी तुम्हारे लिए भी नहीं, क्योंकि तुम कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। ये सब बोलकर तुम खुद पर जुल्म करती हो। कबीर खानज़ादा की बहन हो तुम, और इससे जुड़ी किसी शय से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। जरगाम उसके चेहरे पर दबा दबा सा धाड़ा था। जब इसरा आंखें बंद किए सर में उठती टीसें बर्दाश्त करने लगी, उसका दर्द महसूस करते जरगाम ने अपनी गिरफ्त उसके बालों पर ढीली की तो इसरा ने आंखें खोलते शिकवा किना नज़रों से उसे देखा। उसके अल्फाज उसकी पकड़ से ज़्यादा तकलीफ दे थे। एक दिन यूं ही आपकी नफरत बर्दाश्त करते करते हम मर जाएंगे। ये सांसें जिस दिन बंद हो जाएंगी उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारा होना क्या था और ना होना क्या होगा। इसरा से मजीद उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे पीछे धकेल गई थी, जबकि जरगाम साख्त सा हो गया था। उसके अल्फाज सुनते जैसे ज़मीन ने उसके पैर जकड़ लिए हों। हमें यकीन है एक दिन आप ये सर झुकाकर हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि हम आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, और फिर इसी तरह हम आपके कान में सरगोशी करेंगे कि देखें जरगाम खानज़ादा, दिल की दुनिया इस तरह भी बदलती है। वो उसके दिल के मुकाम पर उंगली रखते चीखी थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि बर्दाश्त की हद बस इतनी ही थी उसकी। तुम कहीं नहीं जा सकती, जरगाम उसका चेहरा देखते हल्की आवाज़ में बोला, जैसे खुद को समझा रहा हो कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अल्फाजी खौफनाक थे उसके लिए कजा कि ऐसा होना। इसरा के आंसू लड़ियों की सूरत में गिर रहे थे। वो पीछे होती वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि जरगाम पीछे साख्त सा खड़ा रह गया, जैसे दिल थम गया हो, जैसे अब मुंह में रखी जुबान की सारी ताकत मसमार हो गई हो। शाम हो चुकी थी। इसरा तैयार बैठी थी, लेकिन जरगाम दोपहर से गया अब तक वापस नहीं आया था। क्या वो अब उसे वहां लेकर नहीं जाएगा? ये सोचते ही उसे परेशानी होने लगी जब दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। छोटी बेगम, आपको साहब नीचे बुला रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसरा फ़ौरन पलटी और जल्दी जल्दी इबाया पहना। वो बाहर आई तो जरगाम संजीदा चेहरा लिए सामने देखता स्टीयरिंग पर हाथ जमाए बैठा था। इसरा खामोशी से बैठ गई। मेरे साथ जा रही हो और मेरे ही साथ वापस आओगी, याद रखना। इसरा की आंखें नम थीं, लेकिन वो ये मौका भी सबसे मिलने का गवा नहीं सकती थी। सब उसे बेतहाशा याद आ रहे थे। गाड़ी रास्ते को रवां थी। इसरा बार बार चेहरा मोड़ जरगाम को देख रही थी, जो संजीदा सा ड्राइव कर रहा था, और इसरा की जान जा रही थी ये सोचते जब उसे पता चलेगा कि आज ही कबीर और नरमीन आए हैं और वो इन्हीं से मिलने आज घर जा रही है। खान हवेली पर आते ही गाड़ी थमी थी। इसरा ने पलटकर जरगाम को देखा, जो खामोश संजीदा बैठा था। अब भी आप अंदर नहीं आ रहे? किसी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। उसकी बात पर इसरा ने सुकून भरी सांस ली और उसे अल्लाह हाफिज़ कहते वो उतर गई। घर में दाखिल होते वो सबसे मिली थी, जबकि शाहाना बेगम से मिलते वो बेतहाशा रोई थी, जिस पर उन्होंने उसे नम आंखों से खामोश करवाते सीने से लगाया था। अच्छा चलो बस, क्या सारा घर बहा दोगी तुम रो रो कर? अब हमसे भी मिल लो भाई, लाइन में लगे हैं हम भी। राहिमा ने उसे रोते देख पीछे से आवाज़ लगाई, जिसकी बात सुनते वो रोते रोते हंस दी और उसके गले से लगी। कैसी हैं आप राहिमा आपी? हम तुम्हारी याद में आधे हो गए हैं, और तुम जालिम लड़की हमें पूछती भी नहीं हो। राहिमा ने उसका हाथ पकड़ते अपने साथ बिठाया था। जब नरमीन और कबीर भी साथ ही नीचे आए, कबीर की तो जान में जान आई थी अपनी बहन को देखकर, जबकि नरमीन भी उसे देखते मुस्कुराई थी। कैसे हैं लाला आप? हमें आपकी बहुत याद आई। कबीर के सीने से लगते उसे सुकून आया था, जबकि कबीर ने भी उसे गले लगाते उसके सर पर बोसा दिया था। हम ठीक हैं गुड़िया, आप कैसी हैं? कबीर उसे दूर करते फिक्रमंदी से ऊपर से नीचे तक देखा था, जो नम आंखों से उसकी फिक्र पर मुस्कुराई। जी लाला, हम बिल्कुल ठीक हैं। नरमीन से मिलते वो सबके साथ आ बैठी थी। अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारते उसे जैसे ढेरों खुशियां मिल गई थीं। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की मुस्कुराहट थी। आज तुम हमारे साथ ही रुकोगी, जरगाम लाला को बता दिया था ना? रहमा की बात सुनते इसरा की मुस्कुराहट सिमटी। उसे जरगाम के जुमले याद आए, मेरे साथ जा रही हो और मेरे साथ ही वापस आओगी, याद रखना। उसने अपने हाथों को मसलते खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, जिसे कबीर बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। हाँ गुड़िया, रहमा ठीक कह रही है, आज तुम्हें यहीं रुक जाना, हमारे साथ भी वक्त गुजारो। शादी की है, तुम्हें पराया थोड़ी किया है जो तुम ऐसे गायब हो जाती हो। कबीर ने भी इस बात पर जोर दिया था। उसे इसरा का यूं परेशान हो जाना, उंगलियां मरोड़ना, किसी भी बात ना करना, घर मिलने ना आना खटक रहा था। और अगर इस सब के पीछे जरगाम खानज़ादा का हाथ हुआ तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन बख्शेगा नहीं। नहीं लाला, वो फूफो जानी अकेली होती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इन्हें ऐसे छोड़कर आना। जरगाम के लिए वो अपने घर वालों से झूठ बोलती, उसे बचा रही थी या खुद को बचा रही थी, नहीं जानती थी। कोई बात नहीं गुड़िया, मैं फूफो से बात कर लूँगा, लेकिन आज आप यहीं रुकेंगी, कबीर ने रोब से कहा था, जिस पर इसरा कुछ बोल ना सकी। अलबत्ता परेशान नज़रों से नरमीन को देखा था, जो शायद कहीं ना कहीं उसे समझ रही थी। नरमीन ने आंखें चिपकाते उसे तसल्ली दी थी, जैसे कबीर खानज़ादा की चील सी नज़र ने बड़े गौर से देखा था। कबीर ये देख फिलहाल खामोश था, जबकि इस बारे में वो नरमीन से ज़रूर बात करने वाला था। नरमीन और रहमा उठते खाने के मामला देखते किचन में चली गईं। कबीर इसरा के पास आ बैठा, उसे हिसार में लेता वो उसके सर पर लब जमा गया था। गुड़िया, आप कुछ ठीक नहीं लग रही हमें।
कोई बात है तो हमसे शेयर करें। इसरा ने नम आंखों से अपने भाई को देखा था, जो उसके बज़ाहिर होती खुशी के पीछे का दर्द महसूस कर रहा था। लाला, हम ठीक हैं, फ़कत इतना कहती वो चेहरा मोड़ गई थी। आप ज़रगाम के साथ खुश हैं? आप घर भी नहीं आती, क्या इसकी वजह ज़रगाम है? कबीर ने कहा तो इसरा ने फ़ौरन पलटते हैरान नज़रों से उसे देखा। नहीं लाला, वो हमारे पेपर से ना, तो इसीलिए हम नहीं आ सके थे, वरना ज़रूर। अज़हर और फूफो तो कहते हैं कि हम खान हवेली चले जाएं। वो झूठ घड़ती चेहरे पर झूठी मुस्कान सजा गई थी, जबकि कबीर अभी भी मुतमईन नहीं था। ज़रगाम सलाम करते घर में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सामने कबीर पर पड़ी, जो इसरा को हिसार में लिए बैठा था। वो वहीं रुकता उसे देखने लगा, जबकि शाहाना बेगम ज़रगाम के पास आते उसका माथा चूम गई, जिस पर वो खामोशी से सर झुकाकर उठाता। कबीर और इसरा पर नज़रें जमा गया, जो उसे देखते डर रही थी कि ज़रगाम गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना करें, जबकि ज़रगाम खामोशी से उसके सामने आ बैठा था। कबीर को उसने सलाम तक करना पसंद नहीं किया था और ना ही कबीर ने उसे कलाम किया था। इसरा ने शिद्दत से यह खलिश महसूस की तो कबीर का हाथ हिलाती वो उसे मुतवज्जो कर गई। लाला ज़र, जिस पर कबीर आंखें घुमाता उठकर उसके पास आया तो ज़रगाम ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? मैनर्स भूल गए हो या मगरूर हो गए हो, जो ससुरालियों से सलाम भी नहीं करोगे? कबीर के तंज पर ज़रगाम ने जबड़े भींचते एक खरांट नज़र इसरा पर डाली थी, जिसका सांस अपनी लाला की बात सुनते सीने में अटका था। अलबत्ता ज़रगाम अपने सब्र को आजमाते उठा और उसके गले लगा। कैसे हो? कबीर ने सवाल किया, जिस पर वो सरस बात में हिलाता वापस बैठ गया। उसकी इग्नोरेंस देख कबीर का दिमाग घूमा था, लेकिन अपनी बहन के लिए वो बर्दाश्त करता वापस जाकर इसरा के पास बैठ गया था। मेरी बहन ने बताया कि तुम काफ़ी सख्ती कर रहे हो उस पर, उसे यहाँ आने नहीं देते। कबीर ने शौक होते जानबूझकर जुमला फेंका था, जिस पर इसरा ने अपने लाला के हाथ पर अपना हाथ रखते हैरान नज़रों से देखा, जबकि आसपास बैठे सब कबीर की बात को मजाक में लेते मुस्कुराने लगे। ज़रगाम ने नज़र उठाकर इसरा को देखा था। इस एक नज़र में क्या ना था कि इसरा कपकपा गई थी। जबकि टांग पर टांग जमाते अब वो भी मगरूर अंदाज में टेक लगाते बैठा था। और क्या क्या कहा है हमारी बेगम ने आपसे? ज़रगाम की नज़र और उसके चबाए हुए अल्फाजों को महसूस करते इसरा की जान निकली थी। नहीं लाला, हमने कब कहा आपसे ऐसा? हमने ऐसा नहीं कहा ज़र, वो घबराते हुए बोली थी। बर्दाश्त के बावजूद खौफ से उसकी आंखें नम हो चुकी थीं, जिसे कबीर ने शिद्दत से महसूस किया था। क्या हो गया गुड़िया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना डर क्यों रही हो? कबीर की मशकूक और फिक्रमंदाना आवाज़ पर वो आंसू पीती पलटकर उसे देखने लगी। लाला, हम अभी आते हैं आपू के पास से। वो ज़रगाम को इग्नोर करती कबीर के पास से उठकर जा चुकी थी, जबकि ज़रगाम की तेज़ नज़रों ने इसरा की पुश्त का दूर तक पीछा किया था, जबकि गुस्से की आग सीने में जलना शुरू हो चुकी थी, जो आज कितनी बढ़ने वाली थी और किस तरह फटने वाली थी वो नहीं जानता था। सबने सुकून भरे माहौल में खाना खाया था, जबकि नरमीन एक बार भी ज़रगाम की तरफ गलती से भी ना गई थी, जिसे देख कबीर भी मुतमईन था। इसरा घबराई सी बैठी थी। जब से ज़रगाम यहाँ आया था, सुकून का सांस उसे मुहैया नहीं हुआ था और वो यहाँ रुकने का तो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि ज़रगाम कितने ज़ब्त से यहाँ बैठा हुआ है और उसका यही रुकने का सुनते कभी भी फट सकता था। फरदान घर लेट आया था और आते खुशी से इसरा के सर पर हाथ रखते वो ज़रगाम के गले लगा था, जो मुस्कुराता हुआ उससे बगलगीर हुआ। अरे यार, कहाँ गायब हो गए थे तुम? हमारी गुड़िया को लेकर हम तो तरस गए थे। फरदान ने मुस्कुराते उसे छेड़ा। मैं नहीं, तुम गायब हो गए थे, हम तो हमेशा से यहीं हैं। कबीर और फरदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क रखता था ज़रगाम खान ज़्यादा, क्योंकि हकीकतन फरदान बिल्कुल अलग था। वो कबीर की तरह मगरूर ना था, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला था। सभी आपस में साथ थे, जबकि इसरा नरमीन के कमरे में मौजूद थी। आपू प्लीज़ कुछ करें, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ज़र नहीं जानते थे आप लोग आ चुके हैं, वरना वो कबीर लाला के लिए मुझे यहाँ लेकर कभी ना आते। वहाँ जाकर उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अगर मैं यहाँ रुक गई तो बहुत बुरा होगा। इसरा के चेहरे पर खुद साफ छलक रहा था, जिस पर इसरा परेशानी और हैरत से उसे देख रही थी। क्या हो गया है इसरा आपको? आप ऐसी तो नहीं थी, हमारी गुड़िया तो बहुत बहादुर थी, ये सब क्या हो रहा है? नरमीन उसे गले से लगाते हुए बोली थी कि इसरा सहारा मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। आपू, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम ज़र से मोहब्बत करने लगे हैं बेहद बेतहाशा, और इन्हें इस दर्द में नहीं देख सकते। अगर कबीर लाला सब सुलझा लें तो शायद कुछ बात बने, लेकिन कबीर लाला अपनी अना के चलते और हमारी मोहब्बत में मज़ीद कुछ गलत कर देंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आपू, हम मर जाएंगे। वो फूट फूट कर रोती अपना दिल हल्का करने लगी, जबकि नरमीन भी उसे सहारा देती कबीर की बाबत सोचने लगी। ये मामलात उसके कबीर से बात करने पर ही बेहतर हो सकते थे। हम आपके लाला से बात करेंगे, देखेंगे आप वो मान जाएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा सब। आप क्यों परेशान हो रही हैं? नरमीन अपनी तरफ से उसे तसल्ली देने लगी, जबकि इसरा इससे दूर होती नफ़ी में सर हिलाने लगी।
نہیں آپو، لالا کبھی ان سے معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ ہمیں زرقام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ ہم سب برداشت کر لیں گے لیکن ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اس کی بات سنتے نرمین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں اسرا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کے لالا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ وہ زرقام لالا سے بات کرتے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، ہمیں یقین ہے ان پر۔ نرمین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تھا، جب اسرا پھر روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ نہیں آپو پلیز نہیں، آپ کچھ مت بتائیے گا لالا کو، پلیز نہیں۔ اس کو اس طرح روتے نڈھال دیکھتے نرمین خاموش ہوتی، اسے چپ کروانے لگی۔ اسے فریش کرتے منہ ہاتھ دھلاتے نرمین نے اسے سنبھالا تھا۔ چلیں اب نیچے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی کہے آپ واپس چلی جائیے گا اور زرقام لالا کو سمجھائیے گا، ہمیں یقین ہے وہ آپ کی بات سن لیں گے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے بہت سکون ڈالا ہے، بہت محبت ڈالی ہے اسرا، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اتنے دنوں میں زرقام لالا کوئی انسیت نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ تو آپ کے شوہر ہیں، بس کچھ محبت کی اور کچھ توجہ کی ضرورت ہے انہیں، پھر وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ بس فی الحال کسی بھی چیز کو ان پر فوقیت مت دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو غلط سمجھے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرا نے اسپات میں سر ہلایا تھا جب نرمین اس کا گال چومتی چہرے کو ڈھکتی نیچے آئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ دونوں سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگیں، جن کے بالکل سامنے زرقام خانزادہ بیٹھا تھا، جبکہ ایک سائڈ پر کبیر خانزادہ۔ زرقام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہیں ٹھہر گیا۔ سامنے نرمین سفید سوٹ سفید حجاب میں اسرا کا ہاتھ تھامتی نیچے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ہاں یہ وہی آنکھیں تھیں جن کے سحر میں وہ بھٹکا تھا، لیکن اسرا کے بعد سے وہ حسین آنکھیں، وہ حسین چہرہ شاید اس کی زندگی سے کہیں غائب ہو گیا تھا، کیونکہ آس پاس اسرا نے اپنی محبت کا ایسا جال پھینک دیا تھا جس نے چاروں طرف سے زرقام کو قید کر لیا تھا۔ وہ نظریں نیچی کرتا، آنکھیں بند کرتا گہرا سانس لینے لگا، جبکہ کبیر نرمین کو سامنے دیکھتا ماتھے پر بل سجا گیا تھا۔ وہ نیچے کیوں آئی تھی، وہ بھی اس غلیظ انسان کے سامنے؟ کبیر نے نرمین کو گھورا تھا جو اس کی گھوری سے بے نیاز اسرا کا ہاتھ تھامے نیچے آئی تھی۔ چلو اسرا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زرقام سپاٹ چہرہ لیے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اسرا کا سانس سینے میں اٹکا۔ جی ہم تیار ہیں، چلیں۔ اسرا نے حامی بھری تھی جب کبیر نے روکا۔ اسرا آج یہیں رکے گی ہمارے ساتھ، کبیر نے بھی سنجیدہ لہجے میں جتایا، تو نرمین نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ زرقام نے غصے بھری نگاہوں سے کبیر کو دیکھا تو اس نے بھی آگے سے جتاتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسرا میرے ساتھ گھر جائے گی، مورے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھتا کبیر کو دیکھتے بولا تھا، کوئی بات نہیں، یہ پھپھو کا بھی گھر ہے، انہیں بھی میں صبح یہیں لے آؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ کبیر کی بات پر زرقام نے اسرا کی طرف شعلے بار نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ داجان نے بھی ماحول کو گرم ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا زرقام، اسرا کو آپ یہیں چھوڑ دیتے، آج رات تو بہتر ہوتا، ہم سب تو صحیح سے اس سے ملے بھی نہیں۔ داجان کی بات پر زرقام نے ضبط سے آنکھیں بند کی، یہی تو وہ شروع سے کرتے تھے جو کبیر کہتا تھا۔ داجان، پھر اسے جلد ہی لے آؤں گا، آپ فکر مت کریں، بمشکل ادب میں رہتے اس نے جواب دیا تھا، اور پھر اسرا کو دیکھا تھا جو وہیں آنکھوں میں آنسو بھرے جمی کھڑی تھی۔ اگر رکنا چاہتی ہو تو بتا دو۔ زرقام کا لہجہ سرد تھا جسے محسوس کرتے اسرا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ہم تیار ہیں، چلیں۔ اسرا گھبراتی ہوئی آگے بڑھی تو کبیر نے غصے کی تپش لیے زرقام کو دیکھا جو پلٹ کر سب کو ایک آواز اللہ حافظ کرتا جا چکا تھا۔ پیچھے اسرا بھی بمشکل آنسو روکے سب سے ملتی اس کے پیچھے روانہ ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اسرا نے زرقام کی طرف دیکھا جو دانت پر دانت جمائے بیٹھا تھا، بھوری آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں، جیسے اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا تیز ڈرائیو کرنے لگا کہ اسرا نے گھبراتے اسے تھاما تھا۔ زر، آرام سے زر، اتنی تیز گاڑی مت چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی جو اپنے آپے سے باہر تھا۔ اسرا تیز آواز میں رونے لگی جب زرقام کا غصے کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسرا کو دیکھا جو بھیگا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بازو دبوچتے زرقام نے اسے اپنے قریب کیا۔ اپنے لالا سے ملنے گئی تھی نا تم، اور مجھ سے جھوٹ کہہ رہی تھی کہ مورے کی یاد آ رہی ہے، تم بھی منافق ہو اپنے بھائی کی طرح۔ میں نے کہا تھا نا میرے قریب رہنے کے لیے تمہیں اپنے لالا سے دور رہنا پڑے گا، اور تم الٹا مجھ سے جھوٹ کہنے کی ہمت کر گئی۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ اسرا اس کی چیخ سنتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پلیز زر، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، گھر چلیں، وہ روتے ہوئے اس سے بولی۔ گھر جانا ہے تمہیں؟ کون سے گھر؟ تمہیں تو وہاں رکنا تھا نا، جاؤ وہیں رہو، تمہاری اوقات نہیں کہ تم زرقام خانزادہ کے ساتھ رہو۔ وہ گاڑی سے نکلتا اس کی طرف آتا، اس کی طرف کا دروازہ کھول گیا جو آنکھیں پھاڑے خوف سے زرقام کو دیکھ رہی تھی، جسے غصے میں پتہ ہی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی جب زرقام اس کا ہاتھ کھینچتا اسے باہر کھڑا کر گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، سامنے ایک سفید بلب روشن تھا جو کچے روڈ پر ہلکی روشنی کرتا اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اسرا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جو زرقام نے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ تم بھی سب کی طرح کبیر کو مجھ پر فوقیت دیتی ہو، کیونکہ کوئی چیز میری ہو ہی نہیں سکتی، میرے نصیب میں کچھ میرا نہیں لکھا، اور تم تو ہو ہی اس کی بہن جس کی مغروریت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔ منافق ہو تم بھی، جھوٹی۔ میں نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، چلی جاؤ یہاں اپنے گھر، اور واپس مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ صفاق بنا اسے نیچے پھینک گیا۔ جب اسرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی
زر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بیوی ہیں آپ کی، آپ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ، ہم اکیلے کیسے جائیں گے گھر زر؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی چیخی تھی جو اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اسرا اس کی گاڑی کا شیشہ بجانے لگی، جسے اگنور کرتا وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ زرغام خانزادہ آج سفاکیت کی انتہا کر گیا تھا۔ پیچھے اسرا چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہ نہیں رکا۔ سنسان سڑک پر اسرا نے چاروں طرف دیکھا تھا، وہ تو کبھی اکیلی گھر سے دن میں بھی باہر نہیں نکلی تھی، اور آج زرغام اسے اپنی عزت کو بیچ سڑک اندھیری رات میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اسرا گھر سے بھی کافی دور آ گئی تھی، سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کرے، کیا کہے، کس سے مدد لے۔ اسے تو چاروں طرف جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا تھا، جب پیچھے جھاڑیوں سے اسے اچانک آواز آئی تھی، اور اس سے پہلے وہ پلٹتی، کوئی اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کرتا اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ اسرا جھٹ پٹاتی رہی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے بچا سکتا۔ اس کا تو خود کا رکھوالا اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ کسے پکارتی وہ؟ اس کے سر سے اسکارف اترتا زمین پر گرا تھا، آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا۔ آج اسرا خانزادہ کو پہلی بار اپنی محبت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کبیر غصے سے کمرے میں آیا تھا جب اس کے پیچھے پیچھے نرمین بھی آئی۔ جان سے مار دوں گا میں اس انسان کو، جس طرح یہ میری بہن پر حکم چلا رہا ہے، ہم سے دور کر رہا ہے، سب سمجھ رہا ہوں میں۔ اسی دن کے لیے میں سب کو سمجھا رہا تھا کہ میری بہن کے لیے یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، لیکن کسی نے میری نہیں سنی تھی۔ اس وقت کبیر دھاڑا تھا، ہاتھوں کی پھولی رگیں کی کسی ہوئی مٹھی یہ بتا رہی تھی کہ کبیر خانزادہ کہہ نہیں رہا، وہ واقعی نہیں چھوڑے گا زرغام کو۔ اگر اسے پتہ چلا کہ وہ اس کا بدلہ اپنی بہن سے لے رہا ہے۔ گلاس اٹھاتے کبیر نے زمین پر پٹکا تھا، جبکہ نرمین اس کا غصہ دیکھ کانوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ خان پلیز ہوش کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسرا کے شوہر ہیں، وہ اس پر حکم چلائیں یا کچھ بھی کہیں، اس پر فرض ہے وہ مانے۔ آپ کیوں اس بات پر اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ نرمین نے اسے سمجھانے کی خاطر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ اس کا بازو دبوچتے اپنے قریب کر گیا۔ پہلی بات، تم میرے سامنے اس انسان کی حمایت نہیں کرو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ انسان تم پر کوئی میلی نظر بھی ڈالے، میں نہیں چاہتا تم اس انسان کے سامنے بھی آؤ۔ تو تم کیوں آئی؟ کبیر نے تپش زدہ آنکھوں سے چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ خود پر بہت قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ نرمین اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اسرا کچھ چھپا رہی ہے نا مجھ سے، تم جانتی ہو نا؟ کبیر کی بات پر مچلتی ہوئی وہ اس کے حصار میں ایک دم ٹھہری اور نظر اٹھا کر کبیر کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتی کہ اسے اسرا کے الفاظ یاد آئے۔ لالا کبھی ان سے معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ ہمیں زرغام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ ہم سب برداشت کر لیں گے، لیکن ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اور اب کبیر کی حالت اور اس کا غصہ دیکھ نرمین کو بھی یہی لگنے لگا تھا کہ اگر کبیر کو پتہ چل گیا تو وہ واقعی جذبات میں آ کر کچھ غلط کر دے گا۔ کبیر نے پھر اس کے ہاتھ پکڑتے خود کے قریب کرتے جھٹکا دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور جھوٹ وہ کبھی نہ کہتی۔ درد برداشت کرتی وہ خاموش رہی، نظریں جھکا لی گئی تھیں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نرمین، جواب دو ڈیم اٹ، وہ پھر چیخا تھا جب نرمین اس کا غصہ دیکھ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ جسم ہولے ہولے کپ کپانے لگا تھا، کانچ سی حسین آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ میں برداشت نہیں کروں گا نرمین، اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا یا مجھے پتہ چلا کہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپا رہی ہو۔ وہ آواز میں نرمی مگر لہجے کو سرد کرتے بولا تھا۔ نرمین نے نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کو خود سے ڈرتے لرزتے اور اپنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھرتے دیکھ کبیر خانزادہ ہوش میں آیا تھا اور فوراً سے اپنی گرفت نرم کرتے پیچھے ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ آنکھیں میچتے خود پر ضبط کرتا اس کا بازو سہلانے لگا، جو نفی میں سر ہلاتی آنکھیں صاف کرتی نرمی سے اپنا بازو چھڑوا گئی، جبکہ کبیر کو اس کا خود سے دور جانا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے تو ٹھہرا ہوا اسے گھورتا رہا، لیکن پھر خود کو قابو کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نرمین نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا تھا، اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، بس اتنا جانتی تھی کہ محبت سے دور رہنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور کبیر اپنے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کرتا تو اس کا اثر صرف اسرا پر پڑتا، اور وہ اسرا کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبیر کا غصہ کم ہونے کے بعد اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جی صاحب، موقع مل گیا تھا، کبیر خانزادہ کی بہن ہے یہ، زرغام خانزادہ خود اسے روڈ پر پھینک کر گیا ہے۔ ایک آدمی مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتا اسرا کو دیکھنے لگا، جو بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ کال پر موجود ملک فراز نے خباثت زدہ کہکا لگایا تھا۔ وہ اسی دن کے تو انتظار میں تھا، اور کبیر خانزادہ نے اس کے جوان بیٹے کو قید کرتے ہوئے اس پر تشدد کروایا تھا، اور ابھی تک وہ اس کی قید میں تھا۔ ملک فراز اسے کسی حال میں معاف نہیں کرنے والا تھا، اور اسرا کے ہاتھ لگتے ہی اب وہ کبیر خانزادہ کو بتانا چاہتا تھا جب اپنا کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ نوچ لو اسے، خود بھی مزے لو اور اپنے آدمیوں کو بھی اہتمام سے بلواؤ، بس ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ کبیر خانزادہ کی بہن
वो सफाक इंसान हुक्म देता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि इसरा के सामने खड़े शख्स की आंखें चमकी थीं। वो होंठों को दांतों तले दबाता मुस्कुराया था। आज उसकी ईद थी, जो उसे इतना अच्छा इनाम मिला था वो किसी हाल में ना छोड़ता। जरगाम खानजादा ने हवेली आते गाड़ी रोकी थी। पूरा रास्ता वो रश ड्राइव करता हुआ आया था। दिमाग की रंगें गुस्से से फटने को थीं। जबकि गहरे गहरे सांस लेता वो आंखें बंद करते पीछे सीट से सर टिका गया। कई लम्हे गुजर गए, वो यूं ही बैठा रहा, जब अचानक उसका दिमाग जागा था और आंखें खोलते फटी फटी निगाहों से उसने पलटकर अपने बराबर खाली जगह को देखा था। ये क्या कर दिया था उसने? वो अपनी बीवी, अपनी इज्जत को बीच सुनसान सड़क पर अकेला तनहा छोड़ आया था। अपने गुस्से में होशो हवास से बेगाना होते वो ये क्या कर गया था? सेकंड से पहले उसने गाड़ी को रिवर्स लेते मेन गेट से बाहर निकाला था। दिमाग खुद को कई सलवातों से नवाज रहा था, जबकि दिल बैठा जा रहा था। वो ऐसा कर सकता था, वो नहीं कर सकता। अगर इसरा को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? उसके कानों में इसरा की रोती हुई इल्तिजाएं गूंज रही थीं। आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी, आंसुओं के बाइस। हाँ, जरगाम खानजादा, इसरा जरगाम खानजादा के लिए फिक्रमंद था। अगर ये फिक्र वो पहले दिखा लेता तो वो आज खुशी से उसके कदमों में बिछी होती। जबकि गाड़ी अपनी फुल स्पीड से चल रही थी, वो बस वहाँ पहुँच जाना चाहता था। चंद ही लम्हों में वो उस जगह रुका था जहाँ इसरा को वो छोड़कर गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसने आसपास देखा था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। इसरा वो चारों तरफ देखते चीखा था, लेकिन कहीं से कोई सदा नहीं आई। वो पागलों की तरह झाड़ियों के पीछे जगह जगह उसे देखने लगा था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। इसरा जरगाम फिर चीखा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। वो आंखें फाड़े साफ सा खड़ा रह गया था। इस सफाक की आंख से एक आंसू टूटकर गिरा था। इसरा वो मिनमिनाता पीछे अपनी गाड़ी से टकराया। वो जल्दी से उठते फरदान को कॉल लगाने लगा। जब जरगाम की नज़र सामने पड़े स्कार्फ पर पड़ी, उसने कपकपाता हुआ हाथ आगे बढ़ाते इस स्कार्फ को उठाया था। अपनी नाक के करीब करते इस स्कार्फ से आती इसरा की खुशबू महसूस करते उसके जिस्म में चूंटियां रेंगने लगी थीं। वो लाल सुर्ख आंखों से हाथ में थमे स्कार्फ को देखने लगा और फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई।